नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के दिन पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या होता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1992 में की गई थी। दोस्तों ये एक इनिशिएटिव था वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ का। दोस्तों 1992 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद इसको हम 1994 तक बिना किसी थीम के मनाते रहे हैं। 1994 के बाद दोस्तों हर साल एक थीम दी जाती है जिसके तहत इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस साल की थीम के बारे में। तो दोस्तों इस साल की जो थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। तो दोस्तों इस वर्ष इस थीम के तहत ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। इसमें आपका वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों संस्थाएं एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा मिलाकर पूरे विश्व में और भी जितने भी संगठन हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी लोगों को एक साथ लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो भी आजकल स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, उसको दूर करना और इस बीमारी के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, ताकि अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी होती है तो वो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी घर में किसी को मानसिक बीमारी होती है तो लोग आज हमारे समाज में डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय ये देखा गया है कि बहुत से ओझाओं के पास जाते हैं। जब ओझाओं के पास जाते हैं वो तरह तरह के उनके ऊपर उपचार करते हैं। उसके बाद जब केस खराब हो जाता है उसके बाद फिर ये साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं। फिर बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, उस समय डॉक्टर को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मरीज़ तो ऑलरेडी बहुत सारे फेज से गुजर चुका होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं वो कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया दोस्तों एक ऐसा विकार है जिसके अंदर ये देखा गया है कि मरीज़ के अंदर या तो हॉल्यूसिनेशन मिलते हैं, मतलब उसको या तो तरह तरह की आवाज़ें आती हैं कानों में, या फिर ये भी देखा गया है कि विजुअल हॉल्यूसिनेशन, जिसमें मरीज को अजीबोगरीब चित्र दिखाई देते हैं जो कि वास्तविकता में वो चित्र नहीं होते हैं, या ऐसी कोई आवाज़ नहीं होती है लेकिन फिर भी उनको वो आवाज़ सुनाई देती है। या कुछ उनको डिल्यूजन्स हो जाते हैं, जैसे कि उनको भ्रम हो जाता है, किसी स्थिति को लेके उनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है और उस भ्रम के लिए वो 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं ऐसा होता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे मरीजों को भी अक्सर देखा गया है कि लोग तांत्रिक के पास ले जाते हैं। मेरी आप सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि ये एक मानसिक बीमारी है। अगर किसी के अंदर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप सबसे पहले न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट पास ले जाएंगे तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इस बीमारी का बहुत ही आसानी से इलाज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा दवाएं भी नहीं चलती हैं, सिंपल सी एक दवा होती है जो आपको कुछ समय के लिए खाना होता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरे अपने सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी के बारे में, जिसको हम मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखा गया है कि इस बीमारी के अंतर्गत दो मेन प्रमुख बीमारियां आती हैं, जैसे कि हम जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर मेनिया। मेनिया में ये देखा गया है कि मरीज के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करने की क्षमता आ जाती है, उसको नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दिन रात सोता नहीं है और इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि मरीज़ की साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बीमारी होती है डिप्रेशन। जब मरीज़ डिप्रेशन में जाता है तो उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, वो उदास रहता है और उसके दिमाग में जो विचार आते हैं वो स्लो हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपनी तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी के बारे में, जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत कई सारी एंजाइटी होती हैं, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें ये देखा गया है कि मरीज़ के अंदर भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो कई सारी चीज़ों को लेकर हमेशा अपने दिमाग में प्री ऑक्युपाइड हो जाता है कि आगे ऐसा नहीं होगा तो वो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे उसके दिमाग में टेंशन होने लगता है, उसकी वजह से उसको एंजाइटी होने लगती है। दूसरी जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें अगर बात करें तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी किसी पेशेंट में ये देखा गया है कि उसको किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन से उसको एंजाइटी हो जाती है। किसी किसी को स्टेज से एंजाइटी हो जाती है, जिसको स्टेज फोबिया बोलते हैं। किसी किसी पेशेंट के अंतर्गत ये देखा गया है कि उसको पैनिक अटैक आने लगता है, जिसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कि कभी ऊंचाई से डर लगता है, कभी बंद कमरे से डर लगता है, भीड़ भाड़ में डर लगता है,
है, इनको हम एगोराफोबिया के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने चौथे बीमारी को, जिसको हम ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी के अंदर भी तो दोस्तों कई तरह के सिम्टम होते हैं। किसी को बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है, मरीज़ बार बार हाथ धोता रहता है, साफ़ सफाई करता रहता है। किसी किसी पेशेंट के अंतर्गत ये देखा जाता है कि वो अपनी चीज़ों को सिमेट्रिकली अरेंज करता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की। ये भी एक ओसीडी स्पेक्ट्रम की बीमारी है। इसमें ये होता है कि पर्सन को ऐसे लगने लगता है उसका चेहरा टेढ़ा हो गया है, या उसकी नाक टेढ़ी हो गई है, उसका कान टेढ़ा हो गया है, या उसका जो शरीर है, जो उसका पहले जैसी उसकी बनावट थी अब उसकी बनावट वैसी नहीं है, उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आ गया है, जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये मरीज़ भी आज के समय में बहुत कॉमन हो गए हैं। ये बीमारी अक्सर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ओसीडी स्पेक्ट्रम में एक बीमारी और आती है ट्राइकोटिलोमेनिया की। दोस्तों इस बीमारी के अंतर्गत ये देखा गया है कि मरीज को अर्ज आती है और उस अर्ज को रिजॉल्व करने के लिए वो अपने हेयर को पुल करता है। इस तरह देखा गया है कि धीरे धीरे वो अपने सारे बाल को ख़त्म कर देता है और उसके बाल बिल्कुल गायब होने लगते हैं। तब जाके इस बीमारी को घर वाले नोटिस करते हैं। जब इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले उनको लगता है कि नहीं, हमारे मरीज को कुछ न कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गई, तो वो स्किन के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि दोस्तों ये एक तरह का मानसिक विकार है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने कुछ और मानसिक विकार हैं उनके बारे में, जैसे कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर की बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में ये देखा गया है कि जितने भी जनरल हॉस्पिटल हैं, जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं या जितने भी ओझा हैं, इन सब की कमाई का जरिया सबसे ज़्यादा ये मरीज़ बनते हैं। इन मरीजों की एक तो डायग्नोसिस गलत बनती है, उनको तरह तरह की बीमारी बताई जाती है कि ये बीमारी हो सकती है, आप ये इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। फिर जब मरीज़ के घर वाले परेशान हो जाते हैं, सारे डॉक्टरों को दिखा के सारी जांचें करा के फिर भी आराम नहीं मिलता है, तब फाइनली वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है। तो दोस्तों इस बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर? कन्वर्जन डिसऑर्डर में अक्सर ये देखा गया है कि ये बीमारी एक पार्टिकुलर एज ग्रुप में होती है। आज के दौर में ये अगर हम बात करें तो 14 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे ही उनके दिमाग में कोई स्ट्रेस होता है, जिसको हम अपनी भाषा में साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, तो ये बीमारी किसी न किसी साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से दिमाग में जन्म लेती है। जब उस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को पकड़ लिया जाता है, उस कन्फ्लिक्ट को दूर कर दिया जाता है, तो ये बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपके आसपास किसी भी मरीज के अंतर्गत बेहोशी का दौरा पड़ता है, मरीज बार बार बेहोश होता है और बेहोश ऐसा होता है कि उसको चोट नहीं पहुंचती है, वो उसको दौरे नहीं आते हैं, उसको जिसको हम इपिलेप्सी बोलते हैं। सबसे पहले इपिलेप्सी और कन्वर्जन डिसऑर्डर को अलग करना होता है कि कहीं मरीज़ को दौरा तो नहीं है। अगर उसको दौरा नहीं है फिर भी मरीज़ बेहोश हो रहा है, उसका दांत बैठ जा रहा है या शरीर में अकड़न हो रही है, मरीज़ अपने शरीर को इधर उधर घुमा रहा है, शरीर को अकड़ रहा है, ये इस तरह के सिम्टम आते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि मरीज़ की रोशनी चली जाती है आँख की, उस टेम्परेरी होती है, वो मरीज़ बोलता है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी हमारे पास ऐसे में मरीज़ आते हैं जिनकी आवाज़ चली जाती है, मरीज़ को कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं वो, ये भी लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। कुछ समय के बाद देखा गया है कि उनकी आवाज़ आ जाती है। कुछ ऐसे भी मरीज़ आते हैं जिनके हाथ पैर नहीं काम करते हैं, लकवा जिसे बोलते हैं हम, पैरालिसिस जैसा अटैक हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक पैरालिसिस नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह के सिम्टम अगर किसी मरीज़ में आते हैं तो इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोला जाता है, जो कि बहुत आम हो गया है आजकल 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं। तो दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत आज हमने बात की कुछ मानसिक बीमारियों के बारे में, उनके प्रमुख लक्षण के बारे में। दोस्तों और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं जिनको एक वीडियो में डिस्कस करना तो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आगे के वीडियो में हम कुछ और भी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।